तो देखो भाई एक बार ध्यान से, इस क्वेश्चन के बाद हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉब्लम है इसे अरेंजमेंट में बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं कई दिनों से कई जो नाम बोल रहा हूँ उसमें एक नाम अरेंजमेंट भी है, इसे कहते हैं अरेंज। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर चैप्टर में तुम्हें अरेंजमेंट दिखाई देंगी। किसके हिसाब से अरेंज करना है? इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। तो ये ब्रोमोमीथेन है, ब्रोमोफॉर्म है, क्लोरोमीथेन है और डाइब्रोमोमीथेन है। तो मैं अगर इन सभी को एक लाइन में अरेंज करूं, और अरेंजमेंट पे भी अपना जो कोई भी सिंबल हो वो अपना लगा लेना। ब्रोमोमीथेन होता है CH3Br, ये ब्रोमोमीथेन है। ये दूसरा है ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म होता है CHBr3। जिसे आयोडोफॉर्म क्या होता है? CHI3, इसे बोलते हैं आयोडोफॉर्म। और मुझे पढ़ाना ओरिजिनल नाम से अगर तुम आओ तो ज्यादा बेटर है। अब ये जो दूसरे नाम है ना, उस नाम से आप ऐड नहीं हो पाओगे, यू कांट ऐड। जस्ट ए मिनट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ये ब्रोमोफॉर्म है, और इसके अलावा एक है क्लोरोमीथेन। तो ये है आपका CH3Cl, और एक है आपका डाइब्रोमोमीथेन, तो CH2 डाइब्रोमोमीथेन। ये हो गया आपका CH2Br2। अब इनमें से इन सभी को अरेंज करना है इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में। अब ये एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है और ब्रोमीन है। अब इसका इससे ज्यादा हाइड्रोजन का तो एटॉमिक वेट एक ही है। तो अगर एटॉमिक वेट अब देखोगे, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट होगा उसी का ही होगा। तो सबसे कम एटॉमिक वेट बताना है आपको, रेज योर हैंड। सबसे कम एटॉमिक वेट। भानु बताइए, सबसे कम एटॉमिक वेट। ABCD। सर सी सबसे कम है, सी क्लोरीन, ठीक है ना। सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट किसका होगा? यहाँ पे बी का होगा, ये बी का हो गया, क्योंकि Br यहाँ पर 3 है। फिर D, यहाँ पर आ गया D, Br2 है, और Br एक ही है, वो A। यानी 3 ऐसे थे जिसमें Br थे आपके, 1, 2 और ये 3। 3 ऐसे थे जिसमें Br थे, बाकी तो Cl तो होता ही है 35.5। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। और अगला जो केस है वो है आपका कौन सा? 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और 1 क्लोरोब्यूटेन। तो 1 क्लोरोप्रोपेन का मतलब है, यहाँ पे अगर मैं इसको यहीं पे कर दूं क्लियर, तो 1 2 3 कार्बन है और 1 पे क्या है? क्लोरो। 1 क्लोरोप्रोपेन। आइसोप्रोपाइल एक नया है। आइसोप्रोपाइल का मतलब जिसमें एक ब्रांच हो। अब तुम कुछ भी करके इसमें एक ब्रांच कैसे दिखा सकते हो? दिखा ही नहीं सकते, प्रोपाइल में ब्रांच ही नहीं होती। तो हमारे सामने ऑप्शन है ही नहीं, Cl यही करना पड़ेगा। यहाँ पर ये आइसोप्रोपाइल भी है और यहाँ पर ये सेकेंडरी भी है, क्योंकि क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं और सेकेंडरी भी। 1 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन है तो भाई 4 कार्बन, और ये आ गया आपका 1 पे क्लोरो। तो देखो ये है आपका A B और C, ABC। ठीक है, अब इसमें से सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट किसका होगा? रेज योर हैंड। सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट कह लो या फिर ये कह लो, ये सबसे ज्यादा। विजय बताइए। यस विजय। सी का सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट का सीधा मतलब है कि सी आपका जो है वो
बहुत जल्दी, मतलब सी जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा, तो सी तो वैसे ही जीत गया, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में सी जीत गया। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट और क्योंकि देखो यहाँ एटॉमिक वेट सबसे ज्यादा है, क्यों, कार्बन 4 है, यहाँ दोनों में 3-3 कार्बन है, यहाँ कंपटीशन सही है। तो इन दोनों में से ब्रांचिंग किसकी है, बी की ब्रांचिंग है, ए की कोई ब्रांचिंग है ही नहीं। ठीक है, तो ब्रांचिंग के आ जाने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाएगा। तो इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका कम हो गया, बी का। यहाँ आ गया आपका ए सी, तो ये आपका बी ए सी और ये अरेंजमेंट, ये दोनों अरेंजमेंट हो गए। ठीक है, तो ये दोनों अरेंजमेंट होने के बाद इनको अलग सेक्शन में आप चाहो तो लिख सकते हो। और मैंने कल एक स्पेशल एडवाइस दी थी, अगर आपको बढ़िया नोट्स बनाने हैं बिल्कुल जिसमें अच्छे नंबर आ जाए, तो उसका एक ही रास्ता है, आप जैसे इस स्टूडेंट ने सभी को डिस्टिंग्विश किया है, वैसे आप भी इसको डिस्टिंग्विश कर लो। सारे सेक्शन बनाने पड़ेंगे आपको, तकरीबन 6 या 7 सेक्शन बनाने पड़ेंगे। शुरू की दिक्कत है, लेकिन बाद में बहुत आसानी से इसे रिवाइज कर सकते हो। ओके, आगे चले तो, और इसका स्पेशल ध्यान रखना भी, आपका जो भी आईडी पासवर्ड आता है, अगर वो आपने कहीं पे शेयर किया, ठीक है ना, तो यहाँ पे बड़े आसानी से मैं डिटेक्ट कर दूंगा उसको कैसे शेयर। ये ना जो अदर टीचर है वो पढ़ाते होंगे, ठीक है, कैसे भी पढ़ाते होंगे, मेरे पास है ना जूम का लाइसेंस वर्जन है, तो इसमें मंथली रेंट देना होता है इसका 2000 के आसपास। तो इसमें कई फैसिलिटी ऐसी हैं जो बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाओगे, तो इसीलिए अपना पासवर्ड शेयर मत करियो। ठीक है, और अगर शेयर करते हो तो आपका ना यहीं से ही नाम काट दिया जाएगा, उसके बाद आप यहाँ ज्वाइन नहीं कर पाओगे, इस साल तो नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। ठीक है, पूरी 12th में नहीं कर पाओगे आप ज्वाइन। तो अपना पासवर्ड आईडी जो है वो शेयर मत करना भूल के भी। नंबर के साथ सारी लिस्ट आ जाती है, जो आईटीओ दिल्ली आईटीओ हेडक्वार्टर है ना, वहां पर साइबर क्राइम में 3 स्टूडेंट है मेरे साइबर क्राइम में, अब तो पोस्टिंग भी बड़ी होगी उनकी। तो उन्होंने कई ऐसी चीजें खुद बताई हैं कि आप ऐसा यूज करोगे तो बड़े आसानी से डिटेक्ट हो जाएगा कोई भी स्टूडेंट। इसका स्पेशल ध्यान रखना भी, मैं नहीं चाहता कोई इनोसेंट इसमें फंसे। आगे चलते हैं हम। ये जो क्वेश्चन था ये पूछा गया था, 3 स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसी क्वेश्चन को पूछा कि इसका आंसर क्या होगा, इसके 6th पार्ट का, इसका ये 6th पार्ट है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अभी आज इसको ही हम पूरा सोल्व आउट कर देंगे कि इसका जो किस तरीके से डायग्राम बनाए, हम किस तरीके से इसका आंसर लिखे। तो देखो, ये तो सभी को पता होगा, C6H4 देखते के साथ हम बहुत आसानी से ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा कौन सी पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे आयोडो है, तो यहाँ लगा दो आयोडो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इसको लिंक करें, टॉप पे लिंक करें, तो एक तो ये मैं बता दूं कि सीएल जो है, यहाँ पर ये जो सीएल है, कई बच्चे ये इसी से कंफ्यूज हो गए होंगे, ये एनसीईआरटी की मिस्टेक है। और इसको पूरा अच्छी तरह से करेक्ट करके अगर मैं दिखाऊं, तो कई सीएल जो है उसे करेक्शन कर लेना, बाकी तो तुम्हें आसान लगेगा ये। जस्ट ए मिनट। ओके, तो इसका जो करेक्ट है वो है CH3, बेंजीन के ऊपर CH3, और यहाँ पर C6H5, यहाँ पर है इसका C। मैं पूरा जो करेक्शन है वो लिख देता हूँ, एक नया नाम, ताकि दिक्कत ना हो। बस और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो बच्चे कर देते हैं, इसी की वजह से मैं दिक्कत हुई। मैं 6th को यहाँ लिख रहा हूँ। 6th जो रियल है वो ये है आपका CH3 का थ्राइस, CH3 का थ्राइस, और यहाँ पर है C, ये CH है, ये आपका डबल बॉन्ड है CCl। देखो, डबल बॉन्ड के बाद CCl होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सिर्फ Cl दिया, जिससे प्रॉब्लम हुई। आगे है C6H5, और यहाँ है I, और यहाँ है P। अच्छा, हालांकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने क्वेश्चन रेज नहीं किया, और वो उन्हें करना चाहिए था, इंटेलिजेंट ने करना चाहिए था। तो बताओ, किन को पहले ही पता लग गया था कि यहाँ पर CCl है? रेज योर हैंड, कितने ऐसे हैं जिनको पहले ही पता लग गया था यहाँ पर ये है।
यस जतिन बब्बर, बताओ कैसे पता लग गया था आपको यहाँ CCl है? सर नई वाली बुक में सी दे ही रखा है। अच्छा, दे ही रखा है सी में। यस अच्छा, सर, यस सर। यशिका आपको पता लग गया था ये सी के बारे में? यस सर, कल जब प्रैक्टिस कर रही थी ना उस टाइम लग रहा था, तो फिर मैंने नेट पे चेकआउट किया तो उसमें फिर ये था, तभी आपके पास प्रॉब्लम सेंड करी थी फिर। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, नेट पे किस सोर्स से आपको पता लगा कि ये CL है? मैं आपको आगे तक की जो समस्या है ना उसका समाधान बता रहा हूँ। कैसे पता सर लगा नेट पे, किस सोर्स पे गए आप? सर वेदांतु एक ऐप है, उसमें ना सब सॉल्यूशंस होते हैं एनसीईआरटी के, तो उसमें था। बिल्कुल, वेदांतु भी होगी, और इसके अलावा ना सबसे बेस्ट जगह है mycbseguide.com और या फिर meritnation.com। तो वहां पर ना ये सारी मिस्टेक जो ना रिजोल्व करके देते हैं आपको। तो ये CCL अब टाइम खराब करेगा आपका, तो इससे अच्छा है कि आप पहले से इसका पता कर लो। तो ये देखो, ये आ गया आपका C, ठीक है। अब यहाँ पे है जो CL है, उसको आप कहाँ लगा दो, यहाँ पे लगा दो CL, फिर आएगा आपका डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आ गया। और अब यहाँ से लिखना शुरू करो CH3, और ये है आपका CH3 CH3 CH3, ठीक है, CH3 CH3 CH3। अब हमें इसकी IUPAC नेम करनी है। तो IUPAC नेम कैसे होगी, तो ध्यान से देखना, ये है इसकी लॉन्ग चेन। अब कई बच्चे कहेंगे कि ये लॉन्ग चेन कैसे हुई, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ एक तो डबल बॉन्ड है, चलो छोड़ो, यहाँ CL भी है, हेलोजन भी है, तो इसलिए इसका सपोर्ट ज्यादा है। तो 1 2 3 एंड 4। अच्छा, 1 पे आप जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ ब्रांच है और ब्रांच की भी ब्रांच है। इसका मतलब ये हुआ ये कॉम्प्लेक्स रीड होगा। तो कॉम्प्लेक्स में जो आई नंबरिंग है वो छोटी नंबरिंग होती है, यहाँ से जुड़ा हुआ होता है, वहीं से 1 2 3 एंड 4। अब इसको स्टार्ट करते हैं, इसका नाम क्या होगा? देखो 1 पे क्या है, क्लोरो, 1 क्लोरो, ठीक है। अच्छा, 1 पे ही कॉम्प्लेक्स है, तो 1 पे कॉम्प्लेक्स को कैसे रीड करेंगे? 1 2 3 4, 4 आयोडो, 4 आयोडो। और बेंजीन को अगर मैं कहूँ लिखोगे क्या, बेंजाइल लिखोगे? नहीं, बेंजाइल तो कुछ और होता है। 4 आयोडो फिनाइल, 4 आयोडो फिनाइल। बेंजीन को हमेशा इसी तरीके से एराइल की फॉर्म में लिखते हैं। एक बार और मैं अच्छी तरह से कंफर्म कर देता हूँ, हालांकि ये तो होना तो यही चाहिए, बाकी फिर भी एक बार डबल चेक कर लेते हैं इसको। बिल्कुल 4 आयोडोफिनाइल ही है, ठीक है। अब आगे अगर हम चले तो क्या आएगा हमारा? 1 क्लोरो, 1 पे 4 आयोडोफिनाइल हो गया। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा अब? 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूट 1 इन यानी ब्यूटीन, ये हो जाएगा। ये पूरी IUPAC जो है आपकी वो ये होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर आ गया क्लियर। एक बच्चे ने ये भी पूछा था कि सर हम कैसे पता लगा पाएंगे इस चीज को कि 10.1 जैसे ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ना हम एलाइल, बेंजाइल, एल्काइल हम कैसे पता लगा पाएंगे? देखो मैं तुम्हें एक आसान सा तरीका बताता हूँ, सबसे आसान तरीका। सबसे आसान तरीका ये है, आप ना प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को देखो, और जिस भी केस में डबल बॉन्ड आ जाए उसको अलग देखो, और डबल बॉन्ड ना आए तो उसको अलग नजरिए से देखो। कैसे? जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो आपका नजरिया कैसा होना चाहिए? प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्काइल। जैसे यहाँ CL इस पे है, तो ये कार्बन, जिस कार्बन पे CL लगा हुआ है वो 2 कार्बन से अटैच है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? पहले वाला क्या हो गया? सेकेंडरी एल्काइल। बस खत्म, इतना ही। अच्छा, यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ इसको पूरे को ओपन करोगे तो आपको पता लगेगा ये CL कहाँ जुड़ा हुआ है? इस CH पे। कैसे जुड़ा हुआ है मैं एक बार दिखा देता हूँ इसको। एक केस में इस तरीके से दिखा रहा हूँ, C हाइड्रोजन नहीं लगाऊंगा मैं, C यहाँ पर आ गया आपका ये C, 2 C हो गए, और यहाँ पर इस जो भी ब्रैकेट में वो ऊपर जाएगा इस तरीके CH3। ब्रांच को मैं इस तरीके दिखाऊंगा, और ये नीचे है ये C2H5 यहाँ लिख दो, और ये जो CL है वो यहाँ लिख दो। अब CL जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? सेकेंडरी एल्काइल। यानी प्राइमरी एल्काइल, सेकेंडरी एल्काइल, टर्सरी एल्काइल, इस तरीके से। इस तरीके से ये भी आपका क्या हो जाएगा? सेकेंडरी एल्काइल। ये क्या हो जाएगा आपका? ये प्राइमरी एल्काइल। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका? ये सेकेंडरी एल्काइल। ये क्या हो जाएगा? ओके, प्राइमरी एल्काइल। इस तरीके से स्ट्रक्चर ओपन करते करते आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा आसानी से। लेकिन अब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया,
डबल बॉन्ड आने का मतलब ये है कि अब ये केस थोड़ा सा अलग हमें करना होगा। तो इस केस को अगर मैं सोल्व करूं तो यहाँ पे इस केस को मैं यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ से ऑब्जर्व कर लो। मैं केस नंबर 8 को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। केस नंबर 8 को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसकी जो क्या क्या क्वेश्चन है मैं उसको इसमें से देख लेता हूँ। तो क्वेश्चन में सबसे पहले उन्होंने ये दे रखा है हमें कि 1 2 पे ओके 1 है, 1 का 8 पार्ट है। 8 पार्ट में लिख रहा हूँ क्या, CH3। बाकी तो सारे समझ जाओगे। CH, यहाँ डबल बॉन्ड है C और यहाँ ब्रैकेट में है Cl, यहाँ है CH2 CH और ये CH3 का ट्वाइस। चलो इसे ओपन करके देख लेते हैं क्या है। CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ Cl आ गया, CH2 CH और यहाँ पर क्या आ गया आपका CH3 CH3। अब जिन्हें नहीं पता होगा तो वो बेचारे इसको क्या बोल देंगे, सेकेंडरी एल्काइल। सेकेंडरी एल्काइल, लेकिन सेकेंडरी एल्काइल लिखने का मतलब है गलत हो गया ये, ठीक है ना। डबल बॉन्ड आने का क्या मतलब है, डबल बॉन्ड आने का मतलब है दो ही कैटेगरी हो सकती है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल, ठीक है ना। एक होता है क्या डबल सिंगल सिंगल, एक होता है डबल सिंगल। चलो ऊपर वाले के लिए नाम बोलो, रेज योर हैंड। डबल सिंगल सिंगल क्या होता है ये ऊपर वाले के लिए, विपिन बताइए। सर एलाइल। इसे बोलते हैं एलाइल। तो हम इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे दिस केस इज एलाइल। खत्म। एलाइल के बाद कुछ लिखो ही मत। अच्छा, ऐसा अगर कोई केस आए जिसमें डबल, एक मिनट, ये तो एलाइल हो गया डबल सिंगल, लेकिन ये क्या होगा, ये विनाइल हो गया, ठीक है। ये विनाइल है और विनाइल वाले केस में जो भी विनाइल होता है ये डबल सिंगल। तो यहाँ डबल सिंगल है, अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साफ साफ दिख रहा है क्या आ रहा है, डबल सिंगल। तो ये हमारा कौन सा केस हो गया, विनाइल। दिस इज विनाइल। ऐसे ही डबल सिंगल सिंगल हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, ये केस हो जाएगा आपका एल्काइल। जैसे एक केस ये है, यहाँ डबल फिर सिंगल है, तो नंबर 9 केस इज योर विनाइल। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो अपने दिमाग में डिस्टिंग्विश करके रखो, एक तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्काइल, ठीक है, एक एलाइल विनाइल, और एक दिमाग में कहीं ना कहीं रखो बेंजीन के आने से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। अगर बेंजीन पे डायरेक्ट ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो हम इसे क्या बोलेंगे, रेज योर हैंड। बेंजीन पे डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे, यस कुछ बताइए। एराइल। इसे एराइल बोलेंगे, तो ये एराइल वाला केस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको डिस्टिंग्विश कर पाओगे। और अब चलते हैं अपने उसी टॉपिक पे जहां से हम आ रहे थे, जो करते हुए हम यहाँ, ये खत्म हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी सारी खत्म होगी, अरेंजमेंट भी खत्म होगी, ठीक है। अब यहाँ से शुरुआत होती है आपकी केमिकल रिएक्शन या फिर कह लो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। तो रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन, ध्यान से सुनना, अभी हेलो एरेन नहीं आया है। केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन, बहुत अच्छी तरह से अगर नोट्स बनाओ इसके, तो इस नोट्स को हम ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। यस रूपेश बताइए प्रॉब्लम क्या है। भैया एक बार दोबारा समझा देना, 8th वाला। कौन सा, ये जो 8th पार्ट है एक बार दोबारा समझा दो। कौन सा 8th पार्ट, आईयूपैक नेमिंग का या फिर इसका। हाँ भैया आयुपैक नेमिंग वाला। आईयूपैक नेमिंग का तो 8th पार्ट था ही नहीं यार। भैया जो भी आपने समझाया तो 8th पार्ट। ठीक है, जो 8th पार्ट है अब इसको भाई दोबारा ढूंढना पड़ेगा कहाँ है कहाँ नहीं है। चलो ठीक है, मैं इसको बता दूंगा 8th पार्ट को, आज ही क्लास के एंड में जरूर एक बार याद दिलवा देना, ठीक है। अभी फिलहाल इसका ये जो टॉपिक चल रहा है इसी को करते हैं भाई। टॉपिक का नाम है यहाँ पे आपका केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन, जस्ट हेलो एल्केन। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन, यानी इन्होंने दिमाग में प्लानिंग कर रखी है कि हेलो एरेन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी जानने से पहले
मैं एक बार आपके टूल्स चेक कर रहा हूँ, देखते हैं किसके दिमाग में कितने टूल्स अब तक सेट हो चुके हैं। बेंजीन के ऊपर है यहाँ पर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसे डाइजोनियम सोल्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा क्या डालोगे जो ये ऊपर आयोडीन आ जाए? रेज योर हैंड। इसमें ऐसा क्या डालोगे जो आयोडीन आ जाए? रितेश बताइए। रितेश, ओके। वैशाली बताइए। सर HI। HI डालेंगे या फिर KI डालेंगे? यहाँ पर मैंने क्या लिखवाया था एक बार ध्यान से देख लो भाई। HI या KI, ये टूल्स का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। HI या KI, रेज योर हैंड फॉर HI और KI। हाँ, अब बताइए। अंजलि बताइए। अंजलि बताइए। HI डालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या? आयोडीन। इसी तरीके से ना जितने भी टूल्स अब तक हुए हैं उन सारे टूल्स को भाई अपने पास रखना। एक ये लास्ट पूछ रहा हूँ मैं, बताना इसका आंसर क्या होगा। CH3C H डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ है C6H5CO का ट्वाइस O2 प्लस HBr। मेरे को यहाँ लिखना चाहिए था। HBr प्लस किया है और इन द प्रेजेंस ऑफ ये। बताओ आंसर क्या होगा? ये कौन सा केस है? भानु बताइए। सर एंटी मार्कोनी। ये एंटी मार्कोनी है, और जो ये आपको दिख रहा है ना, ये इसे कहते हैं क्या? बेंजोइल पेरोक्साइड। इसे जल्दी से टॉप पे लिख लो अपने रजिस्टर के। C6H5, ठीक है ना। C डबल बॉन्ड O, फिर से C6H5 C डबल बॉन्ड O, ये हो गया। और बीच में होते हैं दो ऑक्सीजन, जिन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं? सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, इस तरीके से। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने अभी ओपन किया है, ठीक है, ये होता है आपका क्या? बेंजोइल पेरोक्साइड। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। दिस इज योर बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड, और इसीलिए इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एंटी मार्कोनिकोव रूल है आपका, एंटी मार्कोनिकोव रूल। और सिंपल से जितने भी थे, जैसे SOCl2 का क्या फंक्शन है, ठीक है ना। SOCl2 का क्या रोल है? थायोनाइल क्लोराइड का रोल क्या है? इस तरीके से रेड फॉस्फोरस और आयोडीन का रोल क्या है, ठीक है ना। और NaI अगर मान लो हेलोजन एक्सचेंज कर रहे हो CH3Br और NaI, तो ये फिंकलस्टीन है या स्वार्ट्स है? रेज योर हैंड। ये कौन सी रिएक्शन है? फिंकलस्टीन या स्वार्ट्स? ये वाली रिएक्शन। यस रिया बताइए। फिंकलस्टीन या स्वार्ट्स? फिंकलस्टीन। ठीक है, ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है, ठीक है। ये इस तरीके से आपको ना टूल्स पे फोकस करना है, जैसा कि मैंने बताया था। अब मैं अगली जो कैटेगरी में हम एंट्री कर रहे हैं ना, तो यहाँ टूल्स और भी बढ़ जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखते रहना इस सारी कैटेगरी को। तो केमिकल प्रॉपर्टी को ना तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं हम। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? एक तो नंबर 1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट का मतलब है एक आएगा तो एक जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अलावा एक होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन करके तुम्हें थोड़ी थोड़ी फीलिंग 11th क्लास की आ जाएगी। इसी का दूसरा नाम है वेरी पॉपुलर बीटा एलिमिनेशन। इसी का एक नाम और है वेरी पॉपुलर, नोन एज डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, ये इसी का नाम है। एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन या फिर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। और लास्ट जो है वो है रिएक्शन विद मेटल, ये लास्ट है।
और अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखें तो इट कैन बी सब कैटेगराइज इनटू 3 टाइप, ये 2 टाइप, क्या, SN2 और दूसरी है SN1। SN2 SN1 की फुल फॉर्म भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 का मतलब होता है बाई मॉलिक्यूलर। देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर। इसी तरीके से ये SN1 क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, ये है यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है, और ये क्या है, बाई मॉलिक्यूलर। तो इसमें आपको जो डिस्टिंग्विश है वो पता लग जाएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किससे, एलिमिनेशन रिएक्शन से। तो ये है हमारा टॉपिक नंबर, यहाँ पर दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी, नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको हम बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह सेट हो जाए, बीटा एलिमिनेशन। और इसी का ही एक नाम और है, क्या, डिहाइड्रो, हाइड्रोजन भी निकलेगा और हेलोजन भी निकलेगा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट कर लेते हैं। क्या, जैसे मान लो केस है ये वाला कि CH3CH2Cl 1 क्लोरोइथेन, ठीक है, और इसमें आपने क्या डाल दिया, अल्कोहलिक KOH। ध्यान से समझना, अल्कोहलिक KOH। अब तक मान लो फॉर एग्जांपल टोटल टूल्स हो गए हैं 10 या 12 टूल खत्म हो गए। ये अगला टूल है आपका अल्कोहलिक KOH, और एक बहुत खास और इंपॉर्टेंट टूल है। क्या करता है अल्कोहलिक KOH? अल्कोहलिक KOH, और एक इसके साथ साथ कंपैरिजन के लिए मैं इसको भी जरूर डाल देता हूँ, CH3CH2Cl, और यहाँ पर जो है वो है आपका एक्वस KOH। अल्कोहलिक क्या करेगा, हेलोजन जिस कार्बन पे अटैच है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और उसका पड़ोसी कार्बन बीटा कार्बन, ठीक है, याद हो जाएगा, अल्फा बीटा, बस ये तुम्हारे कोर्स में, जैसे गामा भी होता है लेकिन अल्फा बीटा तक ही है। हेलोजन जिस कार्बन पे अटैच है वो अल्फा कार्बन, और वो कार्बन जिस कार्बन से अटैच है वो बीटा कार्बन। अब जब ये अल्कोहलिक KOH आएगा तो KCl को निकाल देगा इस तरीके से, KCl को, और यहाँ का जो H है, बीटा का H है, अल्फा से क्या गया आपका, Cl गया, ये अल्फा पे Cl था, और बीटा से क्या गया आपका, H गया। तो आंसर क्या आ गया, बीटा से H गया, H2O, ठीक है ना। और आंसर क्या आ गया, ये आ गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो K किसको लेके चला गया, Cl को, OH किसको लेके चला गया, यहाँ से इस H को, जो अल्फा पे बीटा पे H था, वो H और OH H2, ये बन गया आपका एल्कीन। क्या क्या चीज निकल गई यहाँ से, एक तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से हेलोजन निकल गया, और एक यहाँ से देखें तो यहाँ से क्या निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है ना। तो दो निकलने को बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, और जो बचा वो एल्कीन था। एक्वस जो है वो नेचर में बहुत शांत होता है, अल्कोहलिक थोड़ा सा अशांत है नेचर में, नाम में ही अल्कोहल है, ठीक है ना। ये अल्कोहल पी के आया और इन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा, ये एक्वस है, इसने क्या किया, इसने Cl को तो बाहर निकाला लेकिन OH को सब्स्टिट्यूट करवा दिया, यानी यहाँ से क्या निकल गया, KCl, Cl और K, और OH आके इसकी जगह पे अटैच हो गया, CH3 CH2 और OH। तो ये काम है किसका, एक्वस का। ये एक्वस क्या करवा रहा है, सब्स्टिट्यूट करवा रहा है चीजों को, एक को निकाल के दूसरे को करवा रहा है, ठीक है। और यहाँ ये ऊपर वाला क्या करवा रहा था, एलिमिनेट। अब आप कहोगे सर ये सब्स्टिट्यूट करवा रहा है, आपने यहाँ क्यों लिख दिया, क्योंकि ये दोनों इतनी कंपैरेटिवली होती है कि एक साथ अगर करोगे तो तभी समझ में आएगा, इसलिए इसको डब्बे में बंद कर देना। इस टॉपिक का जो पॉइंट है वो ये है, इसे डब्बे में बंद कर देना अपने नोट्स के अंदर भी, कि भाई ये कंपैरिजन है, अल्कोहलिक ये करवाता है, एक्वस ये करवाता है, ठीक है। अल्कोहलिक क्या करवाता है, एलिमिनेट, निकल जाओ सारे, और एक्वस एक को हटा के एक को
अटैच करवा देगा। अच्छा, अब ये तो होगी बेसिक चीजें। समस्या और कहाँ कहाँ आएंगी, ये देखो समस्या। अब एक क्वेश्चन और भी इसी से जुड़ा हुआ आता है एग्जाम में बहुत ज्यादा, Cl, ये आ गया आपका KCN। KCN कमाल की चीज है, ये कभी कभी आपको एल्कोहलिक में दिखाई देगी, कभी कभी आपको एक्वस में दिखाई दे। जैसे मान लो एल्कोहलिक KCN आ गया तो बच्चे सोचते हैं एल्कोहलिक है भाई, ये तो Cl को और H को दोनों को निकालेगा। नहीं, KCN चाहे एल्कोहलिक हो और एक्वस हो या कुछ दिया ही ना हो, सिर्फ लिख दिया हो KCN, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन तीनों के काम एक ही है। सुन लो मेरी बात ध्यान से, जानबूझ के देंगे एल्कोहलिक। KCN चाहे एल्कोहलिक हो, एक्वस हो या कुछ हो ही ना, काम एक ही है इसका। क्या? इसका काम है Cl को निकलवा देगा, माइनस का KCl, और Cn को जुड़वा देगा, CH3, CH2 और Cn, ये जुड़वा दिया। यानी KCN हर बार सब्स्टिट्यूशन करता है। सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं होता, जैसे अगर मैं कहूँ शिखर धवन ऑन द सब्स्टिट्यूट ऑफ विराट कोहली, तो इसका क्या मतलब है? शिखर धवन जो है अब विराट कोहली की जगह खेलेगा टीम में, अब विराट कोहली नहीं है, शिखर धवन है। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट। एक खिलाड़ी बाहर तो एक खिलाड़ी अंदर, जैसे एक खिलाड़ी बाहर तो दूसरा खिलाड़ी अंदर। लेकिन एलिमिनेट क्या होता है? जैसे सुरेश रैना एलिमिनेट फ्रॉम चेन्नई सुपर किंग, अब वो एलिमिनेट हो गया, उसका कोई सब्स्टिट्यूट जो होगा उसको उससे कोई मतलब नहीं है, टीम में एक खिलाड़ी एलिमिनेट हो गया यानी वो बाहर निकल गया। तो ये एलिमिनेट और सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंस है। KCN में मैं फिर कह रहा हूँ, ये तीसरा टूल है आज का। चाहे एल्कोहलिक हो, चाहे एक्वस हो, चाहे कुछ हो ही ना, काम ये एक ही करेगा। क्या? सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, इसको भी डब्बे में बंद कर दो, क्योंकि ये तीनों कंपैरिजन वाली रिएक्शन थी, इसीलिए एक ही जगह हमने लिख दी इसको। ठीक है, और आगे चलते हैं। और आगे अगर हम इसको सीखें तो एक समस्या और भी आगे खड़ी हो जाएगी। ये अब क्या करोगे आप? CH3, CH2, CH, यहाँ पर है आपका क्या? Br, और ये है आपका CH3, और यहाँ आपने क्या डाल दिया? एल्कोहलिक KOH। जैसे कि पता है एल्कोहलिक KOH के बारे में आपको, बीटा एलिमिनेशन करवाएगा। ठीक है, तो अल्फा पोजीशन पे ये है और बीटा पोजीशन पे ये दोनों है। अब आप फंस जाओगे, अल्फा से तो निकाल दोगे, KBr निकल गया, बीटा से कौन से पे निकालोगे? लेफ्ट पे या राइट पे? रेज योर हैंड। बीटा कौन सा आप एलिमिनेट करोगे, लेफ्ट या राइट? यस श्वेता, बीटा कौन सा एलिमिनेट भैया लेफ्ट से। लेफ्ट से करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि ये सेकेंडरी है। नहीं भाई, ये लेफ्ट से तो हम करेंगे, और वो करने का जो रीजन है वो रीजन छुपा हुआ है एक रूल में, जिसको कहते हैं सेट ज़ेफ रूल। सेट ज़ेफ रूल ने इस बात को बताया था। हालांकि इसका नाम जीव स्टीव था, लेकिन वो रीज के नाम बदलते हैं ना, तो निक नेम वगैरह रखते हैं। जैसे एडवर्ड शेरीन, जिसका गाना है शेप ऑफ यू, उसने अपना शॉर्ट नेम लिख रखा है एड शेरीन। ठीक है, तो इस तरीके से ये शॉर्ट नेम था इसका सेट ज़ेफ, हालांकि जीव स्टीव नाम था इसका। तो सेट ज़ेफ रूल ने क्या बताया था? देखो बड़ा सिंपल सा रूल है, ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट होने की जरूरत ही नहीं। हैलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है ना, उसमें लेफ्ट में चेक कर लो कितने कार्बन है, 2। राइट में चेक करो कितने कार्बन है, 1। तो जहां से ज्यादा कार्बन है उस तरफ से आपको हाइड्रोजन निकालना है, यानी ये वाला बीटा जीत गया। हाइड्रोजन यहाँ से गया, Br यहाँ से गया, और ये आ गया आपका क्या? CH3, CH डबल बॉन्ड CH, और ये CH3, ये इसका करेक्ट आंसर। तो सेट ज़ेफ रूल से बच के रहना, अगर ये ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको कर सकते हो। ओके, एक और क्वेश्चन है CH3, यहाँ CH है, यहाँ Br है, और ये CH3 है। ठीक है, यहाँ भी क्या है? एल्कोहलिक KOH है, एल्कोहलिक KOH। अब बताओ, ये तो चलो अल्फा हो गया, यहाँ से ये अल्फा है, ये दोनों बीटा है, कौन से वाले बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, लेफ्ट या राइट?
यस आस्था बताइए। यस जतिन बताइए। कोशिश से निकाल दो, लेफ्ट राइट। भाई लेफ्ट वैसे तो किसी से भी निकाल सकते हैं, लेफ्ट राइट इसमें कोई आर्ग्यूमेंट है ही नहीं, तो यहाँ आ गया आपका आंसर KBr H2O, और किसी से भी निकाल सकते हो जो भी आपका मन करे। CH3 CS मैंने राइट वाले से निकाल दिया, CH2 ऐसे हो गया आंसर। ठीक है, तो जितने भी इसमें इस रूल को सेट जेफ रूल के हिसाब से हम कितने भी इस तरीके से निकाल सकते हैं इसके। अच्छा ठीक है, बाकी तो ये सारे के सारे जो टूल हैं ये ऑलरेडी हो चुके हैं। अब इस चैप्टर की ना बैकबोन कही जाने वाली टॉपिक को का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी हम इसको करेंगे डिटेल में कल की क्लास से। ये तो हो गया खत्म। अब मैं नंबर 1 केमिकल प्रॉपर्टी पा रहा हूँ, जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बैकबोन है इस चैप्टर की, है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। होती क्या है? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का नाम आपने सुना होगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। मैं इसके बारे में एक बात बता दूं आपको, एग्जाम में ना यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब थोड़ी बहुत भी गुंजाइश नहीं है कि यार 99.9, नहीं 100% आएगा ही आएगा। SN1 SN2। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का इंट्रोडक्शन आप आज की क्लास में अच्छी तरह से समझ लो। होता कुछ ये है, CH3Br नॉर्मल प्लस में मैं यहाँ लिख दूं OH नेगेटिव। अब देखो OH नेगेटिव जो होता है उसे हम बोलते हैं, जो नेगेटिव होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और जिस पर अटैक होने वाला होता है उसे बोलते हैं हम सबस्ट्रेट। होना क्या है? बड़ा सिंपल सा यार, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल का अटैक जिससे सब्स्टिट्यूशन होगा, खत्म। यानी जब ये इस पे जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा? CH3OH, और यहाँ से जो निकल जाएगा उसे क्या बोलते हैं? Br नेगेटिव। अब जो निकलता है उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कह रहा हूँ, लीविंग ग्रुप। इसे हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप जो निकलता है। और ये जो हमारा कंपाउंड फॉर्म हुआ, इसके दो नाम है, या तो इन्वर्जन या रिटेंशन, जो कि हम पढ़ेंगे उस क्लास में। कुल मिला के यहाँ न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूशन किया है, तो डेफिनेशन क्या बनी जो आप यहाँ से लिखोगे नोट से? ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट विद, देखो ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट विद हेलोएल्केन, ये हेलोएल्केन ब्रैकेट में सबस्ट्रेट, ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस एंड द हैलाइड आयन इज कॉल्ड लीविंग ग्रुप। Since the substitution is initiated by nucleophile, न्यूक्लियोफाइल ने इनिशिएट किया है, therefore it is called nucleophilic substitution reaction। ठीक है, तो सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोफाइल, लीविंग ग्रुप। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखना है। ये दो तरह के होते हैं, देयर आर 2 टाइप। एक का नाम है SN2 और एक का नाम है SN1। इसे क्यों SN2 और SN1 कहा गया था? तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे SN2 की। SN2 जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर, ये है आपकी बाई मॉलिक्यूलर। ठीक है, तो इसका जो इनिशिएशन है वो हम कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो वो क्वेश्चन नंबर 8 पूछा था, उसको मैं डिस्कस करता हूँ, बाकी आधी क्लास होगी एंड। और किसी का कोई डाउट हो मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज करा करो, कई बच्चे करते भी हैं, तो आप भी ट्राई कर सकते हो उसमें। क्वेश्चन नंबर 8 ये वाला क्वेश्चन है, और इसको हमें बताना था कि ये किस तरह से हमारा एलाइल, न्यूक्लियोफाइल वगैरह वगैरह है। तो यहाँ ये डिस्कस हुआ था क्वेश्चन, तो अब ध्यान से समझना भी ये कैसे मैंने पता लगाया ये क्या है। पहले तो इस क्वेश्चन को हमें ऐसे लिखना है, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर ओपन कर दो, और अगर इसमें डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की जो कैटेगरी है ये इसे दिखाती है कि ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जहाँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड पे हैलोजन है वो बहुत आसानी से पता लगा लिया जाता है, ये विनाइल है।
और ये दूसरे वाला जो है वो डबल सिंगल सिंगल, ये एलाइल है। अगर आपने इसकी पहली वीडियो नहीं देखी तो फिर आप इसे समझ नहीं सकते। पहली वीडियो को अच्छी तरह से जाओ और उसको अच्छी तरह से देख लो, बहुत जल्दी से पता लग जाएगा डबल सिंगल सिंगल और डबल सिंगल के बारे में। यस, और किसी का क्वेश्चन? यशिका पूछिए। सर जो 9th वाला पार्ट है वो अलाइल होना चाहिए ना? 9th वाला पार्ट भी देख लेते हैं, कौन सा 9th वाला पार्ट है। ये भाई, ये अलाइल कैसे हो सकता है? यहाँ तो बेंजीन की रिंग आ गई, और बेंजीन की रिंग आने का मतलब ये हुआ, इसको अगर आप ओपन करोगे पूरे को, 1 मिनट, ये CH2Cl हो गया और ये हो गया पूरा का पूरा। ठीक है सर मैं 9th मैं कौन सा कर रहा हूँ? ये 11th है ये। ओके, ये 9th है। 9th वाला पार्ट जो है ये क्या होना चाहिए? सर अलाइल। अलाइल। चलो देख लेते हैं इसको। CH3CH डबल बॉन्ड यहाँ है, CH3, फिर CH है, फिर एक C है और फिर Br है। भाई देखना पड़ेगा इसको, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। 9th है ना, CH3, ये है आपका CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ है आपका फिर C, फिर Br आया है, और इसी Br के बाद यहाँ पर CH3 आया है और यहाँ CH3 आया है। तो ये तो डबल सिंगल सिंगल हो गया। यस, ये अलाइल है, ये अलाइल है। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। अगली